गजा जंगबंदी, इमदाद की तरसील और जबरी बेदखली की रोकथाम। मुस्लिम ममालिक ने ट्रंप के मुजव्वजा मंसूबे की हिमायत कर दी। ट्रंप की नेतन्याहू के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुजव्वजा गजा जंगबंदी मंसूबे का ऐलान। अमरीकी सदर ने मुजव्वजा गजा जंगबंदी मंसूबा पेश करते हुए कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू गजा तनाज़े के खात्मे के मुआहदे पर मुत्तफ़िक़ होने के इंतहाई करीब हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने मेरे 20 निकाती गजा अमन मंसूबे पर इत्तफ़ाक़ कर लिया। साथ ही ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मंसूबे की हिमायत पर भी शुक्रिया अदा किया। इसराइली वज़ीर आज़म ने दोहा हमले पर कतरी वज़ीर आज़म से माफ़ी मांग ली। नेतन्याहू ने कतरी वज़ीर आज़म से माफ़ी के लिए व्हाइट हाउस से कॉल की। कहा कि ये मुमकिन है कि हमले में मारे जाने वाले सिक्योरिटी एहलकार के ख़ानदान को इसराइल मुआवजा अदा करे। खबर एजेंसी के मुताबिक कतरी वज़ीर आज़म ने नेतन्याहू से दोहा हमले पर माफ़ी मांगने का मुतालबा किया था। नेतन्याहू ने कतरी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर माफ़ी मांगी। मार्का हक में पाक अफवाज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। न्यूक्लियर पावर्स में जंग फूल पकड़ती तो नुकसान होता। हमारी बहादुर अफवाज ने जो सबक भारत को सिखाया वो हमेशा याद रखेगा। पाक भारत जंगबंदी में किरदार पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में साथियों से गुफ्तगू। कहा, मैं और फील्ड मार्शल हर कौमी मामले पर मुशावरत करते हैं। सियासी और अस्करी क़यादत कौमी इशूज़ पर एक पेज पर है। पाकिस्तान ताकत की किसी दौड़ में शामिल नहीं, मुल्क से दहशत गर्दों का सफाया करके रहेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान का बरादर मुल्क है। दोनों बरादर ममालिक में से किसी एक पर हमला दोनों पर तसव्वुर होगा। ट्रॉफी मिली न इज्जत, भारतीय टीम जीतकर भी हार गई। भारतीय हुकूमत और बीसीसीआई की एमा पर भारतीय क्रिकेट टीम की हथधर्मी बरकरार रही। एशिया कप का टाइटल जीतने के बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। मोहसिन नकवी भी अपने फैसले पर डट गए और भारतीय टीम किसी और से भी ट्रॉफी वसूल न कर सकी। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने भारतीय टीम को बाद में भी ट्रॉफी ना देने का फैसला कर लिया। ट्रॉफी को एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर में रखा जाएगा। जराये के मुताबिक भारतीय टीम को उनके रवैये की वजह से ट्रॉफी नहीं मिलेगी। और जंग को खेल से जोड़ना मायूसी की अलामत है। ऐसा करना खेल की असल रूह की तौहीन है। पीसीबी चेयरमैन और सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी का भारतीय वज़ीर आज़म को करारा जवाब। मोदी के बयान पर रद्दअमल देते हुए मोहसिन नकवी ने ट्वीट किया कि अगर जंग तुम्हारे फ़ख्र का पैमाना है तो तुम्हें ज़िल्लत आमेर शिकस्त हुई। तारीख पाकिस्तान के हाथों तुम्हारी ज़िल्लत आमेर शिकस्त महफूज कर चुकी। कोई मैच इस सच्चाई को बदल नहीं सकता। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में खेल को ऑपरेशन सिंदूर से तशबीह देकर वाज़ेह किया था कि भारत के लिए ये मैच खेल नहीं, एक जंगी बयानिया है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नूर बखैर राख ले। वशत के दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं सादिया सांस। अच्छा सादिया, आज सुबह जब हुई है बहुत सारे लोगों को ये पता चल रहा होगा कि अब मशरिक़ वुस्ता की सियासत एक नए मोड़ पर आ रही है। क्यों? क्योंकि गुज़िश्ता रात एक बहुत ही आइकॉनिक मोमेंट था। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कतर से माफ़ी मांगी और दुनिया को हैरान कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या यह महज माफ़ी जो है महज अल्फाज हैं या खित्ते के बदलती हकीकतों का एतराफ़? एब्सोल्युटली। और फैसल मेरे ज़हन में ये बात आई थी कि परसों तक तो इसराइल ने कतर जैसे ममालिक को कम्प्लीटली इग्नोर किया है, बल्कि दबाव डाला गया है। आज हालात ऐसे हैं कि नेतन्याहू खुद माफ़ी मांगने पर मजबूर हो गए हैं। मेरे जहन में ये बात आती कि क्या ये इसराइली कमज़ोरी है या फिर ये सफारती एक चाल हो सकती है। गुड पॉइंट। ये सिर्फ कमज़ोरी नहीं बल्कि इस बात का सबूत है कि गजा की जंग, हमास के साथ झड़पें और आलमी दबाव ने इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर किया है। अमेरिका भी बेबस है और इसराइल अब अरब दुनिया की शराइत मानने पर तैयार भी दिखाई देता है। मेरा एक सवाल है फैसल, जैसे भी हो कतर ने हमेशा फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद की। आज एट दिस मोमेंट अगर इसराइल कतर से रुजू करता है तो क्या इसका मतलब ये है कि फ़लस्तीनी मज़ाहिमत रंग ला रही है? नेतन्याहू का लहजा बदलना खित्ते में एक बड़ी तब्दीली का पेश खैमा हो सकता है क्या? हाँ, ये भी बड़ा अहम सवाल है। इसमें हम पाकिस्तान की अहमियत की भी सादिया बात कर लेते हैं, क्योंकि ट्रंप ने जो अमन मुआहदा हुआ है 20 निकाती, उस हवाले से पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया है और कहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मिलकर हम इस अमन मुआहदे पर पहुंचे हैं। दिस इज़ वेरी आइकॉनिक एंड वेरी हिस्टोरिक। एंड मेरे जहन में एक ये भी चीज़ आई थी बिफोर वी गो टुवर्ड्स द फर्स्ट गेस्ट ऑफ द शो, और वो ये कि क्या सऊदी पाक पैक्ट का भी इसमें कुछ लेना देना है? डज दैट पुट प्रेशर ऑन इजराइल के कई एक और मुल्क, गल्फ जैसा मुल्क जो है वो किसी और मुल्क के साथ यानी पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ किसी म्यूचुअल पैक्ट की तरफ न चला जाए? और मेरे जहन में सबसे बड़ी बात आ रही थी कि जैसे हम ये जानते हैं कि इसके लिए यूएसए ने ये
प्रेशर डाला है इसराइल के ऊपर, और हम जानते हैं कि कतर में एयरबेस किसकी है, यूएसए की है। वो नहीं चाहेगा कि कभी उसकी पावर कतर से ख़त्म हो और वो किसी और पर डिफेंस के मामलात पर रिलाई करे। एब्सोल्युटली। और उसमें आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं दैट पाक सऊदी पैक्ट उसने भी बहुत गहरा असर डाला है। बहुत से खलीजी ममालिक तो उसमें शामिल होने पे रजामंद हो ही रहे हैं। साथ ही कल की भी एक इनसाइड स्टोरी है, ईरान भी उसमें शामिल होने पे गौर कर रहा है। तो इस सब पे बात कर लेते हैं। रेड एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। गुड, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इट्स योर फर्स्ट टाइम इन आवर शो, तो इसलिए आपका बेहद शुक्रिया। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे फैसल साहब। जो ये हुआ है, मतलब कि जब से हमने आँख खोली है, हमने अखबारात में, उसके बाद जब से होश संभाला, हमने टीवी पे और अब डिजिटल मीडिया पे, एवरीवेयर हमने यही देखा कि इसराइल हठधर्मी पे है, इसराइल गासिब है, ज़ालिम है। इसराइल कभी भी अपना सर नहीं झुकाता। उसकी ईमा पे जाहिर सी बात है वो अमरीकी ईमा पे ये सब करता है। लेकिन कल रात जो हुआ, कितना आइकॉनिक है ये? आइकॉनिक है या फिर इज इट अ ब्लफ? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। देखिए, ये कोई अचंभे की बात नहीं है, मेरे लिए कम से कम कोई अचंभे की बात नहीं है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रेसिडेंट ट्रंप का जो 21 पॉइंट का पीस प्रपोजल है उस पर एग्रीमेंट कर लिया, कॉन्सेंट दे दिया। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इजराइल ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट्स और पैक्ट्स की हिमायत करता रहे और फिर उनको खुद ही ब्रीच करता रहे। इस वक्त इजराइल या बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं, उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो दो चीज़ों पर है कि उन्होंने ये कहा था कि मैं अपने तमाम यरगमालियों को रिहा करवाऊंगा और मैं हमास को मुकम्मल तबाह करूंगा। अच्छा, वो इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स में 7 अक्टूबर 2023 से आज तक, यानी तकरीबन 2 साल हो गए हैं, इनमें वो फेल होते रहे और उन्होंने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर ली। वो ये नहीं पता करा सके कि वो उन हमास ने यरगमालियों को कहाँ रखा हुआ है, हालांकि वो दूसरे मुल्कों में इंटेलिजेंस ऑपरेशंस कर रहे हैं जाके, जहाँ पे वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन वो अपने इलाके में जहाँ हमास ने इनको रखा हुआ है उसका नहीं पता चला सके। पूरी फौजी ताकत उन्होंने इस्तेमाल कर ली, सब कुछ मस्मार कर दिया, उसके बावजूद हमास को वो तबाह नहीं कर सके और आज भी हमास से ही डील हो रही है। अब ये जो 21 पॉइंट का पीस प्रपोजल है, इसको और जो कुछ महीने पहले मिस्र ने एक प्रपोजल दिया था, उसको अगर हम मुवाजना करें तो दोनों में बहुत ज़्यादा मुमासलत आप देखते हैं। लेकिन जो मिस्र का प्रपोजल था उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि मिस्र के प्रपोजल में हमास का कोई रोल ही नहीं था और यहाँ पे बाकायदा हमास को कहा गया है कि आप हथियार डाल दें और हथियार डालने के बाद आपके लिए माफ़ी का ऐलान किया जाएगा और फिर आपका कोई रोल नहीं होगा। मैं ये समझता हूँ कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक रेजिस्टेंस मूवमेंट है और जो तहरीक मुज़ाहमत होती है वो इस तरह से ख़त्म नहीं होती है कि आप उसको कहें हथियार डाल दो और बस तुम चले जाओ, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने इतने साल मुज़ाहमत की है एक ख़ास मिशन पे, एक किसी ऑब्जेक्टिव के लिए। तो जब तक उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, उनके ग्रीवेंसेस को एड्रेस नहीं किया जाएगा, मैं नहीं समझता कि हमास किसी पीस प्रपोजल को मानेगा। और फिर जो इसमें एक और शिक है बड़ी इम्पोर्टेंट कि एक बॉडी बनाई जाएगी जिसके अंदर कुछ फ़लस्तीनी होंगे, कुछ गैर मुल्की होंगे और वो इंटरिम गवर्नमेंट यहाँ सेटअप करेंगे। उसके बाद फिर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी में कुछ चेंजेस की जाएंगी, अमेंडमेंट्स की जाएंगी और फिर उनको ये हुक्मरानी का हक दिया जाएगा। मेरा ये ख्याल है कि हमास को ये भी नहीं कबूल होगा कि कोई बाहर से आके यहाँ पे हुक्मरानी करे, यहाँ का सेटअप बनाए और फिर उसके बाद इस पावर ट्रांजिशन हो। तो इसमें बहुत सारी कदगन हैं। अभी तो ये प्रपोजल हमास के पास जाएगी। अभी तो हमें एब्सोल्युटली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट मेरे जहन में ये अक्सर बात आती है, अब ये जो सऊदी पैक्ट है, इसका कितना, सऊदी पाक पैक्ट की मैं बात कर रही हूँ, इसका क्या इम्पैक्ट है यूएसए को ये कंपेल करने पर कि वो इसराइल को ये फोर्स करे कि वो कतर से माफ़ी मांगे? देखिए, कतर से माफ़ी मांगने का जहाँ तक मामला है, ये कतर की वज़ारत ख़ारजा का बयान है। इजराइल की तरफ से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है। उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि नेतन्याहू की बात हुई है कतर के वज़ीर आज़म से, वाइट हाउस से, लेकिन ये उन्होंने नहीं कहा कि उन्होंने बाकायदा वहाँ उनसे कोई माफ़ी मांगी है। नहीं, कतर ने ज़रूर बिल्कुल ये कहा है। तो एक तो ये मतलब जब चीज़ें सामने आएंगी तो पता चलेगा कि एक्चुअल में बातचीत क्या हुई है। दूसरा ये कि जो सऊदी पाक डिफेंस एग्रीमेंट है, ये बिल्कुल दो मुल्कों के दरमियान है, हमारे और सऊदी अरब के बीच में, और इसको आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। हमारा 1967 में भी उनके साथ डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था, फिर 1982 में भी हुआ था और ये वाला जो हुआ है ये उसकी अपग्रेडेशन है।
इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर एक मुल्क पे हमला हुआ तो जी। दोनों पे तसव्वुर किया जाएगा। ये है जो इसको मुमताज़ करता है बाकी तमाम डिफेंस एग्रीमेंट से। तो ये सिर्फ़ 2 मुल्कों के दरमियान है, मेरा नहीं ख़्याल कि इसका ठीक कोई है। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा खित्ते की सूरत-ए-हाल पे। हाँ, ये ज़रूर है कि पाकिस्तान की खिदमात हासिल की जा सकती हैं बहुत सारी चीज़ों में। जैसे पीस कीपिंग ऑपरेशन से पाकिस्तान का बड़ा वसी तजुर्बा है, तो उसको मेरा ख़्याल है इस्तेमाल किया जा सकता है हुँ। अगर गाज़ा में कोई इस्लामी ममालिक की फ़ौज तैनात की जाए, तो उसमें किया जा सकता है, किसी प्लानिंग में किया जा सकता है। हुँ। अच्छा ये ज़रूर हो सकता है। फैसल साहब, अब ये जो 20 निकाती एजेंडा है, ज़ाहिर-सी बात है 20 है तो हम सबको तो आज नहीं कवर कर पाएँगे, बट इनिशियली आपने भी कहा ना कि हो सकता है हमास को ये काबिल कबूल ना हो। या तो हो सकता है कि चीज़ें ऐसी बनाई हो कि उनको काबिल कबूल ना हो, और जब वो कबूल ना करे तो फिर बाकी इस्तेमारी क़ुव्वतें ये कहें कि देखो हम तो करना चाह रहे हैं, ये नहीं करना चाह रहे। एक पॉइंट ये। दूसरा ये कि इनिशियल लेवल पे ये कितना ज़्यादा हौसला अफ़ज़ा, यानी कि उसमें से एक जो शिक है, शिक नंबर 4, वो ये है कि भाई इसराइल की जानिब से इस मुआहदे को कबूल करने के 72 घंटों के अंदर तमाम यरगमालियों को ज़िंदा और जो जाँ बहक हैं उनको वापस कर दिया जाएगा। तो इज़ इट इनिशियल विन, तो मैं नहीं कहूँगा जिस हिसाब से ताराज कर दिया गया पूरे गज़ा को, लेकिन इनिशियल क्या रिलीफ कह सकते हैं उसको, और फिर जब एक बार ये हो जाए तो फिर उसके बाद में दीगर चीज़ों को की तरफ देखा जा सकता है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये मेरे ख्याल है सवाल जो है वो सबके ज़हनों में है, सिवाय अमेरिका और इज़राइल के। बाकी तमाम लोगों के, दुनिया के लोगों के ज़हन में ये सवाल है कि अगर यरगमालियों की रिहाई हो जाए और तबादला हो जाए, तो क्या उसके बाद इज़राइल अपनी कार्रवाइयाँ रोक देगा? और हिस्ट्री हमें ये बताती है कि इज़राइल ने हर एग्रीमेंट, हर पैक्ट, हर इंटरनेशनल सिस्टम, कोई इंसानी इक़दार, किसी चीज़ का उसने वो ख़्याल नहीं किया है और हर चीज़ को पामाल करके उसने अपने इंटरेस्ट को सुप्रीम रखा है। तो क्या ये गारंटी कौन दे सकता है कि जब यरगमालियों की रिहाई हो जाएगी और तबादला हो जाएगा, उसके बाद इज़राइल अपनी कार्रवाइयाँ रोक देगा? देखिए, इज़राइल ने बरमला कहा है कि जी मैं अपनी कार्रवाई नहीं रोकूँगा जब तक कि मेरे ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होंगे। और उसमें से अगर यरगमाली रिहा हो जाते हैं तो एक ऑब्जेक्टिव तो उसका अचीव हो जाएगा, लेकिन दूसरा ऑब्जेक्टिव उसका रह जाएगा जो कि हमास की कंप्लीट डिस्ट्रक्शन है। हमास के साथ मसला ये है कि उसने कई दिहाइयों से यहाँ पे तहरीक मुज़ाहमत की है। अब आप आज उसको कहते हैं कि वो तमाम जो दिहाइयों की तहरीक मुज़ाहमत है उसको ख़त्म कर दो, तुम्हारे जो लोग शहीद हुए हैं उनको भूल जाओ और जिस मकसद के लिए तुम ये काम कर रहे थे उसको छोड़ दो और यहाँ से निकल जाओ। तो ये किसी भी तहरीक मुज़ाहमत के लिए काबिल कबूल नहीं होता। आप श्रीलंका की सूरत-ए-हाल देख लीजिए, आप आयरिश रिपब्लिक की सूरत-ए-हाल देख लीजिए, वहाँ पे भी तहरीक मुज़ाहमत थी और उन्होंने लड़ाई भी की, लेकिन उनसे फिर आखिर में बातचीत हुई और उनके जो भी ग्रीवेंसेस थे उनको किसी हद तक एड्रेस किया गया। तो यहाँ भी हमास एक बड़ा एक्टर है, उसको ऐसे निकाल के फेंक देना मेरा ख्याल है मुमकिन नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, एक देख रही थी मैं द 16th पॉइंट ऑफ यस्टरडेज प्रपोजल जो कि पेश किया गया है, उसमें ये कहा गया है कि भाई इसराइल ना तो गज़ा पर कब्ज़ा करेगा ना ही उसे जम करेगा। जैसे ही ISF कंट्रोल और इस्तेहकाम कायम करेगी, इसराइल दिफाई अफवाज मरहलावार गज़ा से इनखला करेगी। डू यू थिंक इससे पहले जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था, एक तो आप इसका मुझे इसको एड्रेस कर दीजिएगा। सेकेंड थिंग मेरे जहन में इस वक्त ये आती है कि इस वक्त नेतन्याहू पर मुसलसल ये इल्ज़ामात लग रहे हैं कि हमास को फ़ंड किया गया नेतन्याहू की जानिब से। फिर ये कहा गया कि महमूद अब्बास को वेस्ट बैंक तक महदूद रखने के लिए ये किया गया। फिर एट द सेम मोमेंट उनको कहीं ना कहीं ये सूट करता है कि गज़ा को बॉम्ब करते रहें और गज़ा जो है वो कभी भी बाकी जो फ़लस्तीन है उसका हिस्सा ना बने। सो हाउ डू यू सी उनका ये वादा करना कि जी यहाँ से इनखला हो जाएगा? मैं बिल्कुल सादिया आपसे इत्तेफाक करता हूँ। मैं पहले भी यही बात कर रहा था कि नेतन्याहू की किस बात पे आप यकीन कर सकते हैं? उन्होंने कितने वादे किए, कितने दावे किए, कितने लोगों से एग्रीमेंट्स किए और जब उनका अपना इंटरेस्ट आता है तो वो उसको पामाल कर देते हैं। देखिए, उन्होंने 2026 अक्टूबर में इलेक्शंस में जाना है और उनके ऊपर बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर है। या उन्होंने ये दिखाना है अपने लोगों को कि मैंने कुछ अचीव किया है, ग्रेटर एब्सोल्युटली। इज़राइल की तरफ मैं बढ़ा हूँ और आज मुझे इज़राइल को वो हाकिमियत हासिल है इस रीजन में जिसकी बिना पर मैं किसी भी जगह, किसी भी बंदे को, किसी भी मुल्क में जाकर अटैक कर सकता हूँ। सब मेरे अंडर हैं, मैं सबसे ऊपर हूँ, इज़राइल को मैं इतना ऊपर ले आया हूँ। तो ये उन्होंने नैरेटिव बनाया हुआ है अपना डोमेस्टिकली पॉलिटिकल डोमेन में और उन्होंने इस नैरेटिव के साथ अक्टूबर 2026 में इलेक्शन में जाना है। अब आप ये देख लीजिए कि कितनी दफ़ा
ये सारी सूरत हाल हल की तरफ गई है। कितने लोगों ने इसमें कोशिश की है, हमास भी राज़ी हुआ है, लेकिन जिस टाइम पे मसला हल होने के करीब आता है, नेतन्याहू एक नया फ्रंट खोल देते हैं क्योंकि वो इस वॉर को रोकना नहीं चाहते। जैसे ही उन्होंने इस वॉर को रोका, उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा, उनके ऊपर करप्शन के एब्सोल्युटली, केसेज़ हैं, वो शुरू हो जाएँगे। तो अभी हालत जंग में क्योंकि चीज़ें नहीं चल रही हैं, तो नेतन्याहू इस वक़्त कंफर्टेबल हैं और मेरा अपना ये ख़्याल है कि वो फैसल इसी साहब, आपको सूरत-ए-हाल कभी को ऐसा जारी लगा रखेंगे। कि अगर इसराइल को उसके सारे वो यरगमाली जो हमास के पास हैं वो मिल जाते हैं, व्हाट इज़ देयर टू फाइट? आई मीन ऐसा कैसे हो सकता है कि आप लेबनान में मौजूद लोगों को पेजर से हमला उन पर करते हैं, आप ईरान में लीडरशिप को डायरेक्ट हमला करते हैं थ्रू देयर दोहा को बॉम्ब फोन्स, करते हैं। आप दोहा को बॉम्ब करते अच्छा हैं, एंड देखिए यू आर अनएबल टू फाइंड योर ओन पीपल विद हमास। इफ दे हैपन टू रिट्रीव दोज पीपल, आई डोंट थिंक सो उनके पास कोई और जवाब है गजा को। वैसे तो कोई जवाब उनको चाहिए नहीं है, बट स्टिल देखिए उनके जो इज़राइल है ना उसको एक इनसिक्योरिटी है इस रीजन में ऑफ कोर्स और दैट वो ये समझता है कि ये सारे मेरे दुश्मन हैं, मैं सच्चा हूँ, साफ हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ये सब मेरे खामख़ाई में दुश्मन हैं। तो इज़राइल को एक इनसिक्योरिटी है। अच्छा अब्राहम अकॉर्ड लाया गया, उस अब्राहम अकॉर्ड की एक जो स्पिरिट थी वो ये थी कि इज़राइल को मिडल ईस्ट का बाकायदा पार्ट बनाया जाए और उसकी या इनसिक्योरिटी ख़त्म की जाए ताकि यहाँ पे जो भी जंग का माहौल है ये ख़त्म किया जाए। लेकिन वो अब्राहम अकॉर्ड भी बिल्कुल साइड पे चला गया। जब इज़राइल ने कतर पे हमला किया तो सारे मुल्क वो एप्रीहेंसिव हो गए कि जी ये अब्राहम अकॉर्ड से भी मसला हल नहीं होगा, ये तो इससे पहले ही और एट द इज़राइल सेम अपने टाइम आप को। आपको नहीं लगता कि ये गल्फ की गलती थी टू हैव अब्राहम अकॉर्ड विद इसराइल, टू ट्रस्ट इसराइल, टू गिव देम दैट देखिए स्पेस? उनकी तो ये शायद नेक नियति थी। वो ये चाहते थे कि ठीक है इज़राइल को अगर हम मिडल ईस्ट का पार्ट बना लें बाकायदा तौर पे तो यहाँ पे अमन आ जाएगा हमेशा के लिए, ये मसले ख़त्म हो जाएँगे और फिर हम 2 रियासती सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएँगे। उनका तो ये बेसिकली ख़्याल था। लेकिन इज़राइल ने उस अब्राहम अकॉर्ड से पहले ही अपने आप को यहाँ का बदमाश समझना शुरू कर दिया। तो जब उसके अज़ाइम खुलकर सामने आए तो ज़ाहिर बात है कि फिर अरब ममालिक भी पीछे चले गए। सही है। तो इसलिए इज़राइल या नेतन्याहू इनसे आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि एग्रीमेंट्स हो जाएँ, कुछ हो जाए और फिर उसके बाद वो दूसरे मुल्कों में कार्रवाई ना करें या गज़ा में कार्रवाई ना करें या फ़लस्तीन में ना करें। उन्होंने ये उनके दिमाग में ये चीज़ है कि जो भी कोई हमारे खिलाफ सोचेगा, हम उसको अटैक करेंगे। और यही देखिए यही इंडिया ने मॉडल अडॉप्ट किया था मई 2025 में कि उसने पाकिस्तान के खिलाफ ये एक बयानिया बनाया कि जी फला-फला जगह जो लोग बैठे हुए हैं वो हमारे खिलाफ काम करते हैं राइट। पाकिस्तान में, तो हम वहाँ जाके उनको अटैक करेंगे और फिर उनको मुँह की खानी पड़ी। अब यहाँ बेचारे बाकी जो सारे ममालिक हैं इज़राइल के हमसाए, वो शायद इस बिल्कुल पोज़ीशन में ठीक नहीं है है एडमिरल कि वो साहब, इज़राइल को वो जवाब दे सकें। बिल्कुल ठीक है सर। प्लीज़ विद अस क्योंकि अब हम शामिल गुफ्तगू कर रहे हैं हमारे बैनुल-अक़वामी उमूर डॉक्टर हुमा बक़ाई साहिबा को। डॉक्टर साहिबा गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वेल दुनिया जैसे जैसे इस वक्त हमारे ख़ित्ते में उठ रही होगी तो वो ये मनाज़र देख रही होगी कि इसराइल माफ़ी मांग रहा है अरब वर्ल्ड से। आई मीन दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड। लेकिन व्हाट डू यू थिंक डॉक्टर साहिबा, ये जो 20 निकाती एजेंडा भी है इसको आपने पढ़ा है, ये जो सारे मामलात हुए हैं, व्हाट्स योर फर्स्ट रिस्पॉन्स टू ऑल दिस? ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं है जी। इजराइल जब फंस जाता है तो उसे यूनाइटेड नेशंस भी याद आ जाता है और वो माफिया भी मांग लेता है। और क्योंकि अरब वर्ल्ड से इतना सख्त पुशबैक आया था तो प्रेसिडेंट ट्रम्प की इंसिस्टेंस पे इन्होंने एक ये सेरेमोनियल फोन कॉल की है। इससे पहले ये तुर्किया से भी माफी मांग चुके हैं, लेकिन इस माफी में क्या होगा इस हवाले में कोई एश्योरेंस नहीं है। जो 20 पॉइंट्स हैं वो डेरोगेटरी है, ह्यूमिलेटिंग है और उसमें भी ये बात शामिल है कि 72 घंटे में सब कुछ कर दें वरना इजराइल का जो दिल चाहे वो करे। अनवर्केबल है। जो पीस फोर्स होगी वो रेजिस्टेंस, मतलब क्या ओवरनाइट हमास खत्म हो जाएगी, ओवरनाइट एरिया डीमिलिटराइज हो जाएगा। हमास ने फिर भी अपनी मजबूरी की वजह से कहा है कि वो इस पे गौर कर रहे हैं, लेकिन अलिफ से लेकर ये तक ये डेरोगेटरी, ह्यूमिलेटिंग, अनफेयर पीस डील है। जब ऐसी पीस डील मान भी ली जाती हैं तो उसके बाद बहुत बुरे नताइज निकलते हैं। ये हमने वर्ल्ड वॉर 1 में देखा है। ह्यूमिलेटिंग पीस डील के बाद वर्ल्ड वॉर 2 हो गई। तो अभी हमें सोचना है और दुनिया में जो लोग इसको वेलकम कर रहे हैं बशमूल पाकिस्तान, इसकी रिपरकशंस के बारे में सोचें। ये आसान नहीं है।
अरब वर्ल्ड ने भी अपने लिए फेस सेविंग की है, मुस्लिम वर्ल्ड भी अपने लिए फेस सेविंग कर रहा है, लेकिन क्या इससे पैलेस्टीनियन को कुछ भी मिल रहा है? मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ भी होने वाला है। आई थिंक इट्स अ पिटी के इसके बारे में बात भी की जा रही है और उसके बारे में सोचा भी जा रहा है। हुमा साहिबा, एक और चीज़, आपने बहुत अच्छा वर्ड डेरोगेटरी का यूज़ किया। मेरे ज़हन में एक बात आ रही थी कि गज़ा इज़ पैलेस्टाइन्स लैंड, उसको इनखला करने के लिए इतनी शर्तें इसराइल की जानिब से लगाई जा रही हैं। एट द सेम टाइम आप ये कहते हैं कि हमास हमें नहीं चाहते, हमास हम नहीं चाहते कि वहाँ हो, लेकिन महमूद अब्बास का जो कमेंट है ऑन पैलेस्टाइन की ओवरऑल सिचुएशन और हमास की मौजूदगी पर, इसका कितना इम्पैक्ट होगा? आई मीन हम ये बात तो कर रहे हैं कि गल्फ कहाँ है, हमारी मुस्लिम नेशन कहाँ है। देखिए, हमास के बारे में अब ये बहुत खासे महीना डेढ़ से कहा जा रहा है दैट इट हैज आउटलिव्ड इट्स वेलकम, और जाहिर है कि जो अरब वर्ल्ड है उसका भी हमास से एक डिस्ट्रस्ट है। वो हमास को ईरान की प्रॉक्सी समझते हैं, और पैरेलल आपने देखा है कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस भी दोबारा लगाई जा रही हैं। तो माइनस हमास भी कर लें, बात यह है कि क्या इजराइल को रिस्ट्रेन करने की कोई बात हुई है? क्या इजराइल से कोई गारंटी ली गई है? नहीं। अलावा इस वर्बल गारंटी के जो उन्होंने फोन पे कहा कि वो आइंदा कतर पे हमला नहीं करेंगे, या अरब वर्ल्ड में उन मुमालिक में कम से कम जो अमेरिकन सिक्योरिटी अम्ब्रेला में है उनको तंग नहीं करेंगे। मेरा तो ख्याल है कि ये बेल आउट इजराइल के लिए है, ये बेल आउट इजरायली प्राइम मिनिस्टर के लिए है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने 80% लोगों का पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकग्नाइज करना, इजरायली प्राइम मिनिस्टर का खाली सीटों से खिताब करना, और उसके बाद अभी भी उन्होंने ये कहा है कि वो पैलेस्टीनियन स्टेट के फेवर में नहीं है। एक तो बात वाज़े ये है, हिस्टोरिकली स्पीकिंग 2 स्टेट सोल्यूशन भी एक कॉम्प्रोमाइज है। जी बिल्कुल जी। ऑक्यूपाइंग फोर्स है जी इजराइल से पैलेस्टाइन जिसको हम इलाका कहते हैं, उसने अपनी इंडिपेंडेंस का ऐलान किया था 1987-88 में। मेरा नहीं ख्याल कि ये ड्यूरेबल है, इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, और मैं तो बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ कि इजराइल थोड़ा सा पॉज चाहता है, थोड़ा सा जो प्रेशर उस पर जनरेट हुआ है इस वक्त ग्लोबली बशमूल अमेरिकन अलाइज से और अरब वर्ल्ड से, उसमें थोड़ी सी नरमी चाहता है, इसलिए उसने सो कॉल्ड 72 घंटे का नोटिस देके ये बातें कही है, जिसमें किसी को भी ब्रीच कहकर वो दोबारा हमले शुरू कर सकता है। और इस वक्त व्हेन आई स्पीक टू यू हमले हो। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जैसे कि आप कह रही हैं, हाँ ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर हुमा बकाई साहब हमारे साथ मौजूद थी। फैसल साहब आपके पास आते हैं दोबारा। जो कह रही थी, आई एम अगेन गोइंग थ्रू ऑल दीज 20 पॉइंट्स, इसमें से क्या है जी, रिहाई के मामलात हैं, लाइन के पीछे हट जाएगी फ़ौज, वो मामलात हैं, इमदाद की तकसीम का मामला है, एक टेक्निकल फ़लस्तीनी कमेटी का मामला है, इसके साथ साथ तरक्याती मंसूबे का मामला है, रिकन्स्ट्रक्शन, रीबिल्डिंग, एवरीथिंग। कोई एक शिक ऐसी नहीं है कि अगर किसी भी पार्टी ने ये एब्रोगेट किया, और किसी भी पार्टी से मुराद इसराइली है ना, जाहिर सी बात है, वो बेचारे गज़न्स वो क्या ही इसको एब्रोगेट करेंगे। तो अगर उसने एब्रोगेट किया या उससे वॉकआउट किया तो उसके नताइज उसको क्या भुगतने पड़ेंगे? यानी कि अगेन डू यू फील द सेम जैसे डॉक्टर हुमा बकाई साहबा भी फील कर रही हैं कि ये बस एक फेस सेविंग है इसराइल के लिए, नथिंग मोर देन दैट? ये फेस सेविंग भी है ये, या उसको रिस्पाइट देना है। देखें, इजराइल एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है अभी भी, और डिस्पाइट वर्ल्ड वाइड कंडेमनेशन इजराइल को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका ने उसको धमकी दी हुई है, उसके पास असला भी आ रहा है। अभी $6 बिलियन की एड वेपन्स दिए जा रहे हैं इजराइल को अमेरिका की तरफ से। जो कुछ अमेरिका कह रहा है इजराइल मानता है नहीं मानता है। अमेरिका ने प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा हुआ है कि जी गजा का मामला सारा बेंजामिन नेतन्याहू के हाथ में है। तो ये पीस प्रपोजल जो है ये सिर्फ यरगमालियों की रिहाई है, इसका मकसद। मैंने जैसे पहले कहा ना कि यरगमाली जैसे ही रिहा होते हैं उसके बाद क्या होगा, कौन इजराइल को रोक सकेगा,
क्या ये जो खाली कागज़ पे साइन करने से इज़राइल रुक जाएगा, नहीं रुक जाएगा, जो यूएन को नहीं मान रहा, जो इंटरनेशनल सिस्टम्स को नहीं मान रहा, जो ह्यूमैनिटेरियन सिस्टम्स को नहीं मान रहा, क्या वो मुल्क रुक जाएगा अपने अज़ाइम की तकमील तक? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जिसकी वजह से आज तक कोई एग्रीमेंट नहीं हो सका है, बिकॉज़ इज़राइल का एटीट्यूड बहुत ही इर्रेशनल किस्म का रहा है। अगर वो कोई रैशनल एक्टर के साथ आप एग्रीमेंट करें, तो फिर एक बामी इत्तेफाक होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है कि जी ठीक है, इसने एग्रीमेंट किया है पूरी दुनिया के साथ, तो ये इसको स्टैंड बाय करेगा। लेकिन इज़राइल की तो ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है। और यही सवाल सबके ज़हनों में होगा कि जी क्या इसके बाद जैसे ही यरगमाली रिहा होंगे तो क्या ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा? मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना आसान है। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया अरे फैसल शाह साहब, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। तो जो अब सिचुएशन बनती जा रही सादिया, सवाल यही खड़े हो रहे हैं, ये 20 निकाती एजेंडा वक्ती रिलीफ तो हो सकता है, लेकिन देर पा अमन है या नहीं, दिस इज द बिग क्वेश्चन। एंड इवेंचुअली गजा को और कितने लोगों की शहादत देनी होगी कि उसे वहाँ से इसराइली फ़ौजों का वहाँ से इनखला हो सके, दैट इज़ एक्चुअली द क्वेश्चन, फॉर हाउ लॉन्ग उनको इसी तरह से ब्रूटैलिटी के साथ मारा जाएगा। वेल, इसके साथ ही हम ले रहे हैं ब्रेक, हमारे साथ। ओके, वेलकम बैक। भाई आज एक और बहस है सादिया साहिबा, वो है क्रिकेट के पर्दे के पीछे छुपी सियासत, उसका करेंगे हम पर्दाफाश, क्योंकि एशिया कप में भारत ने साबित किया वो खेल को सियासत के आलाकार की तरह इस्तेमाल करने का माहिर है। एब्सोल्युटली, क्रिकेट भी एक जेंटलमैन गेम कहलाती थी। देयर वाज अ टाइम जब ऐसा होता था, बट मोदी सरकार ने उसे एक जंगी महाज में बदल दिया है और खेल के असूल तोड़े गए, रिवायात पामाल की गई और इंतहा पसंद सियासत मैदान में घुसेड़ दी गई। यानी कि मैच के बाद इंडियन टीम ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वो उसे पाकिस्तानी वजीर दाखिला सरबराह मोहसिन नकवी के हाथ से कबूल नहीं करना चाहते थे। इस सारे मामलात के पीछे वो ड्रामा है, वो पहलगाम का ड्रामा, जो कि भारत सर्टिफाई कराना चाहता था क्रिकेट से, जो उन्होंने करने की कोशिश भी कर ली। तो चलिए इसी पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब। खालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग सर। खालिद साहब, क्रिकेट तो क्या किसी और खेल की तारीख में भी ऐसी बदतमीजी देखी जो भारत इस वक्त कर रहा है? शुक्रिया। ये सुबह से मैं ये सवाल सुन रहा हूँ कि उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, उन्होंने ट्रॉफी नहीं ली, उन्होंने बदतमीजी की, वो टीम से नहीं मिले। तो मुझे इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही, हैरत भी नहीं हो रही, क्योंकि अगर आप तारीख़ का मुतालिया करें तो हिंदुस्तान जो है वो हिंदू कौम उसमें आबाद है और उनकी खसलतें जो हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं, शुरू से ऐसे चलिए जा रही हैं। वो जब उनको ज़रा भी मौका मिलता है वो इंतहाई बदतमीज़ी, इंतहाई बर्बरियत, इंतहाई हैवानियत का मुजाहरा करते हैं। आप देखिए वो अपने मुल्क में अपनी अक़लियतों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। तो मुसलमान तो चले, उनकी बड़ी दुश्मनी है, वो ईसाइयों के साथ, बुद्धों के साथ, सिखों के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। तो उनकी खसलत ही ऐसी है जिसपे मैं कम से कम चूँकि मैं तारीख़ का तालिब इल्म हूँ, तो मुझे ज़्यादा नहीं हैरानी हो रही कि वो ऐसे कर रहे हैं। इस वक्त जो कुछ वो कर रहे हैं वो इंतहाई शर्मनाक है, इंतहाई अफसोसनाक है और इंतहाई अहमकाना काम भी है। इससे उनकी ना कोई इज़्ज़त बन रही है, ना कोई दुनिया में साख बन रही है, ना कोई उनको किसी तरह का फ़ायदा पहुंच रहा है। ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन मुझे असल में आप सच पूछे तो हैरानी ये हो रही है पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल पर। हमने जब से ये काम शुरू हुआ है, एक जैसे वो होता है ना, एक बिल्कुल नातवा और कमज़ोर औरत होती है, वो उसके साथ कोई ज़्यादती करे तो वो बावेला करती है, मातम करती है, रोती धोती है, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन इस बार तो महमूद साहब हमें ऐसा महसूस हुआ कि इससे बेहतरीन रिएक्शन नहीं हो सकता था जो कि मोहसिन नकवी साहब का था। स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर, जब हमने सोचा कि हम उनके साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे अगर आपको भी नहीं खेलनी है। लेकिन इस सारे सिनेरियो से आपको क्या लगता है, भारत पे कोई फ़र्क पड़ता नज़र आ रहा है? आईसीसी के जितने मेंबर हैं उनमें हिंदुस्तान सिर्फ एक मेंबर है, बाकी मेंबर 9 या 10 जो मुस्तकिल मेंबर हैं वो उनका अपना वोट है, उनकी अपनी राय है। अगर आप ये ले जाते वहाँ पे मामला और उसके लिए लॉबी करते, आप ऑस्ट्रेलिया को समझाते कि इन्होंने क्या किया है, इंग्लैंड को बताते, वेस्ट इंडीज़ को बताते, बाकी मुल्कों को बताते,
तो यकीनी तौर पे चलें आपकी अक्सरियत ना होती, वहाँ पे आप ये मामला लेके जाते। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, आपको मैं वापस ले के चलता हूँ तकरीबन 50 साल पहले, जब जनूबी अफ्रीका जो था वो आईसीसी का मेंबर था और वो नस्ल परस्त हुकूमत वहाँ पे थी, अपार्थाइड की पॉलिसी चलती थी और इंग्लैंड उनके साथ खेलता था, ऑस्ट्रेलिया खेलता था, बाकी किसी मुल्क की टीम को न्यूजीलैंड भी खेलता था, नहीं वो बुलाते थे क्योंकि वहाँ पे काले लोग नहीं जा सकते थे। तो 1975 में मुझे याद पड़ता है, मैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सेक्रेटरी था और अब्दुल हफीज़ कारला साहब जो थे वो चेयरमैन थे। बहुत ही मुजाहिदाना किस्म का उन्होंने इक़दाम किया था। लंदन में जब आईसीसी की मीटिंग हुई, उन्होंने पहले अपना ख़त भेजा था कि अगर आप लोग जो हैं बावजूद अपार्थाइड की पॉलिसी के जनूबी अफ्रीका के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ जाके क्रिकेट खेलते हैं, तो फिर आप ही सिर्फ खेलेंगे। हम 4, 5, 6 जो मुल्क हैं उन्होंने अपने साथ मुल्क मिलाए हुए थे, तो हम बिल्कुल ओके, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है खालिद साहब, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, माली तौर पे भारत बेइंतहा ताकतवर बोर्ड है, असर रसूख भी बहुत ज़्यादा है, पीसीबी को क्या करना चाहिए ऐसे में? मैं इतनी तफसील से तो बात कर चुका हूँ, कितनी दफ़ा ये बात करूँ कि पीसीबी को सारे मुल्कों से रब्ता करके लॉबी करनी चाहिए, बताना चाहिए कि ये क्रिकेट का कत्ल हो रहा है, ये क्रिकेट की रवायात को ख़त्म किया जा रहा है। अगर ये चीज़ ना रोकी गई तो क्रिकेट आपकी जो है उस तरफ की जो जिसको कहते हैं शुरफा का खेल, वो शुरफा का खेल नहीं रहेगा, ये गुंडागर्दी का एक खेल बन जाएगा और इसमें जो मुल्क भी जो चाहेगा करेगा और उसमें फिर लोगों की तवज्जो हट जाएगी। ये करना चाहिए, हर जगह अपनी बात पहुंचानी चाहिए। जो कुछ उन्होंने किया है उसकी वीडियोस बना के, उसकी सारी तफसील बना के तमाम मुल्कों के साथ शेयर करनी चाहिए, ये करना चाहिए। ओके, अच्छा खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इससे पहले कि हम इस सेगमेंट को क्लोज का, कि भारत के अंदर से जो आवाज़ें आ रही हैं, कुछ सेन आवाज़ें, वो हम आपको सुनाएं। फॉर्मर जो वर्ल्ड चैम्पियन कैप्टन है कपिल देव, उन्होंने क्या कहा अपने ही बीसीसीआई के बारे में, वो आपको सुनाते हैं। कुछ सेन आवाजें, वन सेन आवाज। अच्छा, वो जो रवि शास्त्री की भी जो चीज आई है ना, इस पे दैट्स एब्सोल्युटली स्टनिंग फॉर मी फॉर ऑल द नहीं, ही इज रवि शास्त्री इज नॉट क्रिटिसाइजिंग बीसीसीआई, ही इज क्रिटिसाइजिंग द टीम, द मैनेजर्स ओवर देयर। नो, नॉट इवन द मैनेजर, वो जो वहां के वो है ना, जो एटीट्यूड है जो उसको कर रहे हैं क्रिटिसाइज, लेकिन नहीं बॉस, वो हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप उसको गौर से सुने। वो रवि शास्त्री हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो बीसीसीआई को नहीं कर रहे हैं। वसीम अकरम डेड नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि दिस इज पैथेटिक, यू केप्ट द प्लेयर्स वेटिंग, यही जुमला है ना, आप खिलाड़ियों को इंतजार कराते रहे, दिस इज रिडिकुलस। ये रवि शास्त्री का बयान था। चले खैर, एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। उम्मीद है कि आपके दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। जनाब, जरा बात हो जाए अब मौसम की। फैसल, वही एक्सपेक्टिंग कि जब बारिशें हुई थी कि बारिशों के बाद अक्टूबर शुरू होगा, अपने साथ इतनी गर्मी लाएगा। वैसे ये रिकॉर्ड रहा है, कराची का अक्टूबर हैड बीन वेरी वार्म फॉर पास्ट 2-3 इयर्स। और जिस हिसाब से आया है, लेकिन मेरे साथ ये बात आ रही है कि नवंबर में भी फिर के ठंडा मौसम नहीं होगा। द विंटर्स जो कह रहे हैं कि हाँ अच्छा इस दफ़ा का विंटर बहुत ज़्यादा होगा, यानी सर्दी ज़्यादा होगी, लेकिन क्या उसका स्पैन छोटा हो जाएगा? ये कराची वालों के लिए कहा है, पूरे पाकिस्तान मैं कराची वालों के लिए भी कहा है ना। द लास्ट जनवरी दैट वी सॉ, उसमें कराची में 1-2 हफ्ते की अच्छी ठंड आई थी, बट वो 1-2 हफ्ते की थी, उसके बाद वो चली गई थी, फिर वो चली गई थी। तो लेकिन इस वक्त जो करंट सिचुएशन है वो ये कि पारा बहुत हाई है, कल भी बहुत हाई था, आज भी बहुत हाई है कराची में, लेकिन बाकी सिंध में जो बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, बहुत ठट्टा, बदीन, हैदराबाद, यहाँ पे तो बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लेकिन गर्मी है अभी। कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि शायद 30 तारीख को, यानी कि 1-2 दिन में बारिश हो कराची में हल्की, बट वी डोंट नो। अब ऐसे में जो इतनी ज़्यादा, हाँ आज 30 है, तो आज तो नहीं होती आज तो नहीं होती, हाँ आज 30 है। पर्क्स ऑफ वर्किंग ट्वाइस इन अ डे। लेकिन अब आवाम को देखिए, गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करने की ज़रूरत है और दूर रहें उन तमाम तर स्ट्रक्चर से जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। बाय द वे, हीट स्ट्रोक का ऐसा कुछ भी नहीं है, इज नो हीट स्ट्रोक एंड ऑल, लेकिन क्योंकि इतने अरसे, वैसे सादिया आप जो बात कर रही हैं ना छोटे स्पैन की अबाउट द विंटर्स, इस बार जो रेनी सीजन का स्पैन था दैट वाज
बहुत बड़ा था। और रेनी सीजन के बाद भी हाँ, वो अच्छा बदलियां, बादल, उसके टुकड़े, they were in the skies. When we were young, तो मई वार्म होता था, अप्रैल उतना वार्म नहीं होता था, जून जुलाई वह लाइक शुरू गर्मी होती थी, फिर बारिशों की तरफ जाते थे, फिर अगस्त में अच्छा मौसम होता था। अब फिर हम टुवर्ड्स द विंटर जाना शुरू हो जाते थे, वेदर ड्राई होने लगता था। अब उल्टा होने लगा है, अक्टूबर गर्म हो गए हैं, सर्दी दोबारा आते आते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जून जुलाई जो बच्चों की गर्मियों के लिए होता है वो उल्टा हो गया है। वाई आर यू स्माइलिंग? बारिशें होने लग गई हैं तो जून जुलाई मुझे लगता है ज़ाया हो जाता है, वो गर्मी में छुट्टी बच्चों को नहीं मिलती। कब होता था? When we were young. When we were little. यंग नहीं, यंग तो अभी भी हम हैं, यंग तो अभी भी हम हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम फैसल जब हम बहुत छोटे होते थे, बिल्कुल बचपन में। ठीक है, 1901 की बात हरगिज़ नहीं है ये। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, अ लिटिल ब्रेक, और उसका दोबारा हाजिर होंगे। वी विल हैव अ गेस्ट विद अस एंड मीनवाइल वी प्ले। क्या वेलकम बैक। क्योंकि आई एम वेयरिंग दिस कलर एक्सीडेंटली, मुझे नहीं पता था कि दिस कलर रिप्रेजेंट्स दी थिंग, यस, द HPV। आपको पता होगा कि वो जो अभी वैक्सीनेशन हुई सर्विकल कैंसर के हवाले से, और उसमें बड़ी तादाद जो है कवर हुई, लेकिन बड़ी तादाद कवर नहीं भी हुई। टारगेट 13 मिलियन का था। अब वो कितना पूरा हुआ, क्यों नहीं पूरा हो पाया, और उसके पीछे क्या इंतज़ामी मामलात आड़े आए, या फिर जो हमेशा से होता है कि एक साजिशी थ्योरी हम रच लेते हैं, वो उसके पीछे वजह थी, और जो टारगेट कवर नहीं हो सका, तो विल देयर बी अनदर वेव? ये मेरा सवाल। बिल्कुल इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर तज़ीन अब्बास साहिबा, आप माहिर अमराज नस्वा है। वेलकम मैम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। जब ये HPV के बारे में मुझे पहले पता था, एक तो मुझे लेट पता चला, आई वॉज नॉट अवेयर, लेकिन जब मैंने नंबर्स देखे तो मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था कि सालाना 5000 ख़वातीन इससे मुतासर हो रही हैं। उसके बारे में जब मैंने पढ़ा तो मेरे लिए स्केरी था, क्योंकि उसका जो सोर्स है इस वायरस को अपने बॉडी में लेकर आना, वो एक नॉर्मल प्रैक्टिस है जो ऑलमोस्ट हर वुमेन गोज थ्रू इट, लेकिन हम उस बारे में बात ही नहीं करते। लास्ट टाइम हमारे पास डॉक्टर साहिबा आई थी, मुझे बड़ी मोटिवेशन हुई थी कि चले देयर इज़ अ वैक्सीन जो हमें बचा सकती है, और गवर्नमेंट ये वैक्सीन फ्री बच्चियों को लगा रही है। दैट टू अगेंस्ट अ कैंसर, एंड दैट टू अगेंस्ट कैंसर, यू नो, प्रिवेंशन के लिए आपको, वरना हम कहते हैं जी कैंसर से क्या ही प्रिवेंशन है, यू नो, आप कुछ नहीं कर सकते उसका, लेकिन पता चला कि ये तो वायरस से होता है, उस वायरस को आप मार सकते हैं, उसके लिए आपको इंजेक्ट करना होता है, और आप छोटी बच्चियों को अगर आप ये इंजेक्शन लगा लें तो बच जाएंगे। फिर मैंने कुछ बयानात देखे, उसमें कुछ रिलीजियस बयानात एंड कुछ बहुत ही पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल माइंड वाले लोगों के मैंने वो बयानात देखे कि जी बच्चियां तो इनफर्टाइल हो जाती हैं इससे, ये लगाएंगे तो आपको तो कोई पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट कोई साजिश रच रही है, आपके मुल्क की औरतों के खिलाफ ही रच रही है। मुझे ज़रा समझाइएगा कि ये क्या है? दुनिया भर के लोग पागल हैं, वहाँ पे ख़वातीन लगा रही हैं वैक्सीन, और सालों साल से लगा रही हैं अपनी बच्चियों को, खुद भी लगा रहे हैं, हमने नहीं लगानी। शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस चैनल पर दावत दी, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस को क्लियर करने की इजाज़त दी। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि हम हर आदमी हर चीज़ में हाथ डाल देता है। मैं कॉम्पेयर नहीं हूँ, मैं आपके कॉम्पेयर में हाथ डाल दूँ, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं जर्नलिज्म में हाथ डाल दूँ, मैं खाना तो पका लेती हूँ, लेकिन मैं कलनरली मैंने स्पेशलाइज नहीं किया कलनरी आर्ट में, लेकिन मैं उस पर गुफ्तगू करना शुरू कर दूँ। मेरे ख्याल में हर आदमी का एक हुदूद अरबा मौजूद है, एक लाइन है, उसके आगे उसको गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। मैं स्पेशलिस्ट हूँ, गायनोकोलॉजिस्ट हूँ, मेरा अपना एक लाइन है, मैं उससे बाहर नहीं निकलती। मैं ऑर्थोपेडिक वालों के बारे में नहीं, किस फ्रैक्चर का, हालांकि मैंने पढ़ा हुआ है, MBBS में मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं चूँकि स्पेशलाइज नहीं किया मैंने उसमें, तो मैं इस पर गुफ्तगू नहीं करती। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हर शख्स आके हर चीज़ के बारे में बोलना शुरू करता है। हमारे यहाँ ChatGPT, गूगल डॉक्टर्स बहुत मौजूद हैं। अब वो अपनी वो जाते हैं ChatGPT से पूछते हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, हमने अपनी ज़िंदगी लगा दी इस फील्ड में, आज तक, यानी 18 साल की उम्र तक, आज मैं 65 साल की हूँ, मुझे हर बार पढ़ना पड़ता है चीज़ के बारे में। इतनी एविडेंस बेस्ड चीज़ें नहीं आती जा रही हैं, हमें उसके बारे में जानने के लिए तालीम की ज़रूरत है, और तालीम भी ऐसे नहीं गूगल की नहीं है। अगर आप जाते हैं तो आप प्रॉपर पढ़ेंगे, आपको रिसर्च करेंगे, एविडेंस बेस्ड चीज़ें लाएंगे। तो एक तो सबसे पहले मेरी ये गुजारिश है तमाम लोगों से कि जो उनकी फील्ड नहीं है उस पर गुफ्तगू करना बंद कर दें। मैं ब्यूटिशियन नहीं हूँ, मैं फिलर्स के बारे में नहीं बता सकती, फेस लिफ्टिंग के बारे में नहीं बता सकती, तो लिहाजा किसी ब्यूटिशियन को, किसी एक्ट्रेस को ये हक नहीं है कि HPV वैक्सीनेशन के बाद बताएं। आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपको
थोड़ी सी लोग आपको देख लें, आपकी वीडियोस को, आप सोशल मीडिया पे जाके लोगों को मिसगाइड करें, दिस इज़ हाइट। देखिए जनाब, एक तो चीज़ मैं बताती हूँ कि मेरी अपनी वालदा का कैंसर से इंतकाल हुआ, उस कैंसर से इंतकाल हुआ जिसकी प्रिवेंशन नहीं थी। ये वो कैंसर है, बहुत कम कैंसर है दुनिया में जिनकी प्रिवेंशन हो सकती है जी। तो अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक चांस मिल रहा है टू चेंज योर डॉटर्स और सिस्टर्स फ्यूचर, व्हाई डोंट यू गो अहेड विद इट। मैं आपको बताती हूँ, जैसे ही कैंपेन खत्म होगी, अभी हमने बड़ी हुकूमत से दरख्वास्त करके इस कैंपेन को 3 दिन के लिए बढ़ाया है, 29, 30 और 1 अक्टूबर तक ये कैंपेन हमने बहुत इल्तिजा की, क्योंकि बहुत मिसकंसेप्शंस लोगों के बारे में लोग फैला रहे हैं। आपने इनफर्टिलिटी का जिक्र किया, तो मुझे तो एक बात बताइए, यहाँ तो ये भी इल्म आपको बताया जाता है कि आयोडाइज सॉल्ट इस्तेमाल करने से बांझपन हो जाएगा। पोलियो से भी हो जाता है। एक छोटी सी बात है, पोलियो वैक्सीन से भी हो जाता है। तो यहाँ पे कंसेप्शन और मिथ्स हैं और र्यूमर्स हैं, ये बहुत खतरनाक है। मैं उस ज़माने की हूँ जिस ज़माने में स्मॉल पॉक्स बहुत आम था। यही WHO जो आज इस वैक्सीन पे काम करी, उसने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन पे काम किया। मैं आपको बताऊं कि मुझे 3 बार वैक्सीनेट किया। एक बार स्कूल की असेंबली में खटखट करके डाला, वो वैक्सीन बड़े अजीब से होते थे। जी, वो निशान वाला। जी। उसके बाद फिर एक बार मेरे घर पे आके मुझे वैक्सीन लगाया गया, बताया गया कि लग गया, लेकिन जाहिर है उनके पास एंट्री नहीं होती थी उस जमाने में इतनी अच्छी। अब तो एंट्री भी इतनी अच्छी है कि आपको हर चीज़ का पता लग जाता है। दूसरी बात ये, लोग इस वैक्सीन को, तो अब हमारे यहाँ से इरेडिकेट हो गई स्मॉल पॉक्स। क्यों इरेडिकेट हुई? क्योंकि मुझे हर बच्चे को 2 से 3 वैक्सीनेट कराया गया ताकि जो है मसला ख़त्म हो जाए। यही WHO थी जो सामने आई, यही यूनिसेफ थी जो सामने आई, लेकिन हर बार आप जब वो सामने आती है हम उसको साजिशी करार देते हैं। तो प्रॉब्लम हमारे साथ तो ये कि हमारे जहन खराब हो चुके हैं। अच्छा, हुकूमत जिस काम में भी हाथ डालती है हम कहते हैं ये करप्ट है। देखिए एक बात मेरी माने, ये नेशनल कैंपेन है, ना ये PTI की कैंपेन है, ना ये पीपल्स पार्टी की, या नवाज लीग की, ना MQM की। तो पहले तो अपने दिमाग से इस चीज़ को निकाल दें। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम अपने सियासतदानों पे भरोसा नहीं करते। ये एक ट्रेजेडी है हमारे साथ, लेकिन जाहिर है उसके पीछे हमारे भी अपने जहनों में चीज़ होती है। तो ये नेशनल कैंपेन है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मेरा तो नुकसान है अगर आपको अल्लाह ना करे कैंसर नहीं होता तो। हम तो लाखों रुपया कमाते हैं जी ऑपरेट करके, तो मैं क्यों आके इसके खिलाफ बात कर रही हूँ, इसके फेवर में बात कर रही हूँ? सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी नेशन की बच्चियों को बचाना चाहती हूँ, और ये मेरा सदका जारिया है। मैं चाहती हूँ इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए कि इससे ना बांझपन होता है, ना ये मेंसेस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कि किसी को पीरियड्स आ रहे हैं माहवारी के दौरान नहीं लगा सकते, ना ही इसमें ये कि हल्के फुल्के बुखार में नहीं लगा सकते। 3 दिन आपको मिल गई एक्सटेंशन, खुदा के लिए इस कैंपेन को कामयाब बनाएं, यूटिलाइज करें। अच्छा, पहले तो स्कूल्स में वैक्सीन लग रही थी, वो कैंपेन स्कूल में से खत्म हो गई है। नहीं, अब खत्म नहीं हुई। ये 3 दिन मजीद एक्सटेंड होगी। 3 दिन में हमने उसी तरह से जैसे पहले चल रही थी, स्कूल में भी चलेगी, कम्युनिटी में भी चलेगी, कॉलेजेस 9 to 14 ईयर्स है। देखिए सबसे पहले प्रॉब्लम ये आया कि 9 to 14 ईयर्स में क्यों वैक्सीन लग रहा है। ठीक है, अव्वल तो पूरी दुनिया में ये वैक्सीन लगाया जाता है लड़कों में भी और लड़कियों में। हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, तो हमने ये देखा कि मैं सिर्फ फर्ज करने की बात कर रही हूँ आपको, पोस्टुलेशन की, कि अगर 5000 औरतों को कैंसर होता है तो 1000 लड़कों को कैंसर होता है। लड़कों को भी कैंसर होता है। एनल कैंसर इतनी बुरी तरह बढ़ा है, एनल कैंसर इज ड्यू टू दिस। ओरोफेरेंजियल कैंसर है, ये वार्ड जो मेरे निकली हैं, आप देखिए ये सारी चीज़ें, ये तो माइनर है, लेकिन HPV हर जगह मौजूद है, किसी ना किसी तरह आपको टच कर रहा है HPV। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप HPV की वो वैक्सीन की वो किस्म जो कि कैंसर करती है 16 और 18, उसके खिलाफ अपने आप को ज़रूर वैक्सीनेट करा लें। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि ये तो आपने बता दिया कि मिथ्स जो बना रहे हैं लोग, आई जस्ट रियली वांट कि आप लोगों को ये एजुकेट कर सकें कि ये कैंसर कितना पेनफुल। आई वाज रीडिंग अबाउट इट, ये बहुत पेनफुल कैंसर है। सो आई वांट कि आप लोगों को बताएं कि अगर कोई इससे अफेक्ट होता है तो ये कितना मुश्किल है इस सफ़र से गुजरना। एक तो ये कि जब HPV वायरस आपके जिस्म में दाखिल हो जाता है तो बिल्कुल खामोशी से कई साल, 10, 12, 15 साल जिस्म में रहेगा, साइलेंट रहता है, और आपके जिस्म के सेल को कैंसर की तरफ ले जा रहा है। ठीक है, जब ये कैंसर बनता है तो भी अगर हम पुराने हमारे इलाकों में, हम लोगों में LMIC यानी हम जिन कंट्रीज हैं उसमें स्क्रीनिंग इतनी कॉमन नहीं है। बाहर की कंट्री में तो हर एक की स्क्रीनिंग भी होती है। देखिए 150वां मुल्क है हमारा पाकिस्तान जहाँ पे वैक्सीनेशन हो रही है। 20 साल से ज़्यादा वैक्सीनेशन को हो चुके हैं। हम पे कोई तजर्बा नहीं कर रहा। सबसे पहले तो लोग समझते हैं हम पे तजर्बा है, ये कोई तजर्बा नहीं। तमाम मुस्लिम ये वैक्सीनेशन हो रही है। कुछ लोगों ने पूछा, कुछ ममालिक का जिक्र किया, इसलिए कि उन्होंने अभी ये डोनेशन पे आ रही है वैक्सीन, तो अगर वो डोनर नहीं, डोनेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो फिर प्रॉब्लम है। और डोनेशन भी 100% नहीं है जनाब,
शुरू में हमने 60% हमने दिया है, 40% डोनर ने दिया है। अगर आप ये समझें कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है तजर्बा है, फ्री में आ रहा है ताकि लगा लो, और जितने भी इसके प्रॉब्लम्स थे सबको पता था। 9 to 14 ईयर्स को इसलिए सिलेक्ट किया गया कि 9 to 14 ईयर्स में ये HPV इन्फेक्शन नहीं होता, तो जहाँ इन्फेक्शन नहीं होता वहाँ वैक्सीनेशन का एक डोज कामयाब है। लेकिन अगर 14 साल प्लस की बच्चों को लगाना होगा, ये वैक्सीन आगे भी लगेगा, 14 से 26 को भी लगवा सकते हैं, लेकिन प्राइवेट में अभी वैक्सीन अवेलेबल नहीं। सरकार ने सारा वैक्सीन खरीद लिया है और 9 से 14 साल के लिए। जनवरी 2026 से सिर्फ 9 साल के बच्चों को लगेगा, उसके अलावा किसी बच्ची को नहीं लगेगा। आप अगर चाहेंगी प्राइवेट में जब ये आ जाए तो आप भी वैक्सीनेट करा सकती हैं, लेकिन अब वैक्सीन का डोज डबल हो जाएगा, बूस्टर डोज के साथ लगेगा, एक पहले लगेगा, एक दूसरा डोज लगेगा। इसी तरह लेकिन साथ आपकी स्क्रीनिंग भी की जाएगी कि कहीं आप में अगर HPV वायरस मौजूद तो नहीं है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। इसको जो है कैंसर की जहाँ तक आपने बात की, एक तो ये कैंसर बहुत अरसे बाद होता है किसी को, अब होता है तो जिस स्टेज पे हमारे पास आता है, आप यकीन कीजिए, या तो बदबूदार डिस्चार्ज, या वो फैला हुआ होता है, गुर्दे फेल हो चुके होते हैं, पीठ में दर्द होता है। जब हम उसको स्पेकुलम एग्जामिनेशन करते हैं तो उसका सर्विस टुकड़े टुकड़े होकर गिर रहा होता है। आपको मैं खून ब्लीडिंग इतनी हैवी हो रही होती है उसको। मैं आपको बताऊं कि मैंने कई केसेस देखे हैं, लेकिन चूंकि मरीज़ कहता है, अटेंडेंट कहता है कि भाई अब हम आगे इतना केस आगे बढ़ गया, इतना कैंसर, तो हम कैसे इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे। देखिए हमारे गुर्बत बहुत है, लोग फिर खामोशी से ले जाके मारने के लिए अपने अजीज़ों को छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ ये भी बहुत ट्रेजेडी है। तो लिहाजा जिस मुल्क में इतने कम रिसोर्सेज हैं, इतनी मसाइल हैं, अगर एक वैक्सीन आगे, एक अच्छी चीज़ आ गई, खुदा के लिए उसको अवेल करें, उसको पॉलिटिसाइज ना करें। ये एक नेशनल कॉज है, उसको एज ए नेशनल कॉज अवेल करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। हमें टाइम का बिल्कुल नहीं पता चला, बिल्कुल नहीं, टू टॉक मोर अबाउट इट, बट शुक्रिया आपका। आपके पास अगर एक सहूलत है, अवेल कर लें, और यकीन करें, हम यकीन अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह की मखलूक है, लेकिन इस दुनिया में हम कोई बहुत अलग थलग सी कौम नहीं है कि जो पूरी दुनिया हमारे पीछे ही साजिश करने में लगी हुई है। हम भी वैसे ही जैसे यूरोपियंस हैं, एंड एटलीस्ट डू द राइट रिसर्च, टॉक टू पीपल, टॉक टू डॉक्टर्स, टेक सेकंड ओपिनियन, लेकिन किसी से सुनकर राय नहीं बनानी। लेट्स टेक अ ब्रेक, हमारे साथ रहिए। सी यू आफ्टर दिस। कहेंगे एक बार फिर खुशामदीद। एंड द न्यूज़ आई हैव फॉर यू इज़ कि कराची के असिस्टेंट कमिश्नर हमारे साथ जो आज मौजूद भी हैं, हाज़िम बेंगवार, पेशावराना जो तौर पर CSS के तौर पर तो वो काम कर ही रहे हैं, लेकिन आई हैव अ न्यू थिंग टू टेल यू, और वो ये है कि अपने काम के साथ साथ वो अपने टैलेंट को भी जो है वो सॉर्ट ऑफ वाटर कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं ये आज हम उनसे जान लेते हैं, बिकॉज ही इज़ विद अस इन द स्टूडियो। लेट्स have a talk with him कि क्या आइडिया आया और कैसे this came into your mind, what exactly happened. Assalamu alaikum, a very good morning, Hazim. Just tell me when you started tuning things up this way for yourself. Long ago. Yeah. Before I joined service से पहले ही, ये तो I was already on a contract. बट म्यूजिक कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि एक ही कंपनी के पास बहुत आर्टिस्ट होते हैं और वो हर किसी को एक ही साल रिलीज नहीं कर सकते, वो बैंकरप्ट हो जाएंगे, बिकॉज अ लॉट गोज प्रोडक्शन, म्यूजिक वीडियो, सो एक स्केड्यूल होता है। सो आई हैव अ 4 album डील, अब मेरा स्केड्यूल आ गया था, एंड दिस टाइम द डिस्ट्रीब्यूशन वाज सोनी रिकॉर्ड्स व्हिच वाज रियली गुड, एंड द टाइमिंग वाज नॉट, मेरे लिए अच्छी नहीं थी, बिकॉज बीइंग इन ऑफिस एज असिस्टेंट कमिश्नर जनरल, आप हज़ारों चीज़ें कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली इन ऑफिस एंड विद द सीनियर्स, एंड अचानक ये रातों को जाकर रिकॉर्ड भी करना, दैट टू इन द सिटी ऑफ कराची, एंड द सिटी ऑफ कराची जहाँ मसले ख़त्म नहीं होते हैं। सो उन्होंने मुझे कंपनी ने कहा, यू हैव टू रिलीज इट। आई वाज लाइक नहीं, एंड ये मैं डिले भी किया था। जिस वक्त रिलीज़ हो रहा था उस वक्त मानसून और बारिशें हो रही थी, एंड वी वर बिजी एंड आई कुड नॉट डू प्रोमो इंटरव्यू या UAE के साथ जो ट्रैवल प्लान से वो नहीं कर पा रहा था। हम लाइक या थोड़ा डिले कर लें, तो यहाँ थोड़ा क्लैश आया था, पर यार मानसून थोड़ा ख़त्म हुआ, इन्होंने बात नहीं मानी, रिलीज़ कर दिया, एंड यस। कितने दिन लगे शूट में, कहाँ हुई ये शूट? रिकॉर्डिंग इसकी हुई थी लंदन में। रिकॉर्डिंग लंदन में, रिकॉर्डिंग को काफ़ी टाइम हुआ था। ओके, रिकॉर्डिंग पहले हो चुकी थी? रिकॉर्डिंग पहले हो चुकी थी, अ लॉट ऑफ रिकॉर्डिंग लंदन में हुई थी, कुछ ट्रैक्स यहाँ हुए थे जो हमने बाद में ऐड किए थे। इसकी शूट पाकिस्तान में हुई थी, कराची में हुई थी। इट इज़ अ एल्बम, नॉट अ सिंगल? This is a single. Album is coming. Album is coming. November, end of November. Okay. End of November. कंटेम्प्रेरी म्यूजिक में एल्बम्स का
दौर आई थिंक खत्म है। खत्म है, Yeah. राइट? खत्म है। दे गो ऑन द सिंगल्स, और सिंगल भी पूरी स्टोरी टेलिंग होती है। जी, true. सो व्हाई एल्बम देन? For me, the whole, I was raised on the album concept. मैं album concept, I know it's really easy, आप एक single निकाल के release कर ले, but if you go on a tour, इतना material नहीं होएगा. So if I want to do a show, मैं एक गाना गा के तो वो show नहीं होएगा, and I'm not going to make enough money. Yeah. On an album, you know, you end up making more money somewhat, and आपको एक ground होता है to play with. And I do like a full-fledged body of work. I go for artists जिनके पास full body of work होता है. Mariah Carey हो जाए, Rihanna हो जाए, Beyonce. You need to have a complete concept. And with the complete concept, आप अपने आप को with the next album, you can change it, evolve it. And I think एक element of belonging भी होता है जुड़ा हुआ. I mean, most of the singers जिनका एक number hit हो जाता है, they Yeah. go out for the concerts. It's their one song that they're singing that Yeah. they can own, but rest of their whole concert is going to be somebody else's songs, you know. If they've written it. Yeah. राइटिंग एंड एल्बम में भी पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं. आपके पास काफ़ी प्रोड्यूसर्स होते हैं जो रिकॉर्ड लेबल चाहते हैं आप इस प्रोड्यूसर को इसमें डालो, इसी को सिंगल करो, क्योंकि वो भी अर्निंग करे, आप भी अर्निंग करो. इट्स ऑल्सो वेरी पॉलिटिकल. इतना इट्स नॉट आपने चूज़ किया गाना और लगा दिया. नो नो नो, उससे बड़े झगड़े होते हैं. या कौन से गाने लगेंगे, गाने उन्हीं के अंदर एल्बम में जाते हैं जिसमें राइटर्स कोई उनकी दोस्ती है विद द रिकॉर्ड लेबल, क्या बिकॉज दे मेक अर्निंग. प्रोड्यूसर उसी को हायर करो जो लेबल के दोस्त हैं, दे कैन डू अ फेवर. It's very political, and even on this song, it's with Pitbull, and this song was sampled, and the Pitbull happens to be also on Sony Records. That's how Pitbull इस गाने में आया था. Otherwise, नहीं आता. so it's very political. Music industry very political. Yeah. Yes, I believe this is your favorite song as well, or you have another favorite for your album. We have around 8 songs for the album. Same. This is something. Opening I wanted. Opening ये चाहिए थी, just to give an idea what to expect from the album. Just an idea what to expect, and I'm very excited for the album. Hazim, you're telling me आपके इस गाने में पिटबुल ने भी शेयर किया है. He's featured on it. जी. उनका एक सिग्नेचर होता है ना वो, उसमें उन्होंने आपका नाम लिया है? नहीं. Why? I mean, वो सबके लिए करता है यार. He does it. No, he did not take anybody. He had done the same. This जो track है, ये 2 आर्टिस्ट को दिया गया था, and I happened to be one of those, and he had done his hook already. And I think maybe that's why he did not mention him, क्योंकि उनको सब पता नहीं था कौन से आर्टिस्ट के पास जाएगा. वो तो अपना वो बेच रहा था वो पार्ट. That's how music works. तो वो उसमें नहीं डाल सकता था, तो कोई भी आर्टिस्ट वो हमने गाना वो खरीदा, and then I wrote on it. Okay. Oh, so that's how it works. Yeah, so that's the hook was there, and that's how Pitbull featured. ऐसा नहीं था कि Pitbull में लगा, हाँ साथ लिखते नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी. नहीं, ऐसा नहीं No, you होता है. sell So I music. did not know that. You sell music, and sometimes I can have a hook on it, and if they buy, अगर वो खरीद लेते हैं, my hook will be there, and that's it. If I knew who's buying it, I'll mention. I have to give it to you for Yes. being this honest. You know, it's just I have to give it to you. Okay, thank you. Yeah, that's wonderful about Yeah. you. Okay. I mean, that is the truth. There's no hiding. How about a song in the coming days about Karachi as well? There is something about Karachi. There is. I think जब ये album हो रहा था, इसका जो initial direction था, it was very much influenced with my experience in Pakistan. And जब आप उसको fresh eyes से देखते हो, I think once you live, जब आप when you live आपके perspective अलग होते हैं, but when you आप fresh eyes से आते हो, आपको हर चीज़ आप अच्छाई ज़्यादा देखते हो. You see the beauty of it, and I really wanted to take on that. I really wanted to take that, and because it was a really beautiful moment. अच्छा, anybody has asked this question earlier आपसे, अब आपने छेड़ दिया तो मुझे ये बात करनी है. When you came in Karachi, what was the first thing that you absorbed उन दिनों में जब आप आए कराची में? कितना potential है, क्या है, क्या नहीं है, क्या बुरा है? Potential, I honestly believe हर चीज़ में होता है. It's just matter of किसके हाथ में है. ये show depends on the host. How much potential do you have to really elevate it? I really believe. आपको क्या लगता है? हाँ है, definitely. That's why I keep coming again and again to see you. Thank you. You guys so many times. Thank you. Yeah. Sweet. So it's one of those things. जगह में पाकिस्तान में बहुत potential है. Honest to God, I'm actually very surprised. फिर क्या मसला है? I think people, लोग मसले हैं. It's not the place. आप कह रहे नहीं खाने में मसला है, नहीं कुक में मसला है. कुक को बनाने नहीं आ रहा. You know, जगह में मसला नहीं. It has to be people. अब इसको आप पुरानी एडमिनिस्ट्रेशन करें या मैनेजमेंट कहें या न्यू कहें, एंड वी आर स्टिल अभी हम मिड्स में हैं टू फिगरिंग इट ऑल आउट. नथिंग इज सेटल्ड येट.
But we are on our way there. All right. I can say that. And in the end, I have to ask you, do you design your own clothes? No. This is Alexander McQueen. Some things Absolutely I do. wonderful. Some things I do. I always pitch in. That's why Can I asked. get this? Can I get that? And हाँ वो कभी-कभी होते हैं. But no, this Alexander McQueen. Retail. They didn't send it to me for free even. They should. अभी तक तो I should get free stuff, but no, full retail. Soon, thank you after so the much. album, I'm sure you will. Hopefully. Thank you so much. Thank you so much. Best of luck for the single and for the album as well. Thank you so much. Yeah. So, it was Janab wonderful Hazim to Akhbar have थे you on हमारे the साथ. Okay, moving swiftly to the next thing. म्यूज़िक के साथ साथ सफ़र हो जाए तो कितना अच्छा, इंग्लिश नहीं उर्दू वाला. द सिल्क रूट, वी ऑल नो शाराय रेशम, ये एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र है. अगर तो आपको वीज़ा मिल जाए तो ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है टू गेट द वीज़ा ऑफ द स्तान कंट्रीज़. लेकिन अब एक ग्रुप है जिसने ये ठानी के अगर हम नहीं जा पा रहे तो फिर वो जा रहा है. और ऐसे 7 पाकिस्तानी सयाह हैं जो उन ममालिक में उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान यहाँ जा रहे हैं और यहाँ जाके एक्सप्लोर कर रहे हैं. और एक्सप्लोर करने के बाद फिल्म मेकिंग भी होगी और बहुत कुछ होगा. तो इसी पे हम बात कर लेते हैं. हमारे साथ जो ग्रुप के मेंबर हैं, एडवेंचरर हैं, ख्वाजा अली, इंजीनियर ख्वाजा अली हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा अली साहब. एंड मैं बेताब हूँ फ्रेम देखने के लिए. प्लीज शो मी. यस प्लीज. वालेकुम सलाम. आपने बहुत सही कहा कि बड़ा लुत्फ की जगह है ये. सयाहत जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है. मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ समरकंद में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं अमीर तैमूर का मज़ार. और जो लुत्फ आ रहा है और मुझे बहुत फ़ख्र है कि ये मैं शेयर कर पा रहा हूँ अपने पाकिस्तानियों के साथ. आई होप इसी तरह हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे. तो ये हमने शाराय रेशम के ऊपर सफ़र शुरू किया आज से कोई तकरीबन 10 दिन पहले. इनका जो स्टैंड कंट्रीज़ हैं सेंट्रल एशिया की कंट्रीज, इसके सबसे नॉर्थ में काज़ाकिस्तान एक शहर है अलमाती में, वहाँ से शुरू किया. और वो करते कराते फिर हम दूसरे मुल्क में आए किर्गिस्तान औश में. और ये सब हम बाय रोड कर रहे हैं. तकरीबन कोई 3000 किलोमीटर का ये सफ़र है. बहुत लुत्फ़अंदोज़, क्या कुछ सीख रहे हैं. तो ये मैं आपको बताऊं, जो सिल्क रोड यानी शाराय रेशम कहलाती है, ये मशरिक़ और मगरिब को आपस में मिलाने का एक बहुत बहुत अहम चीज़ थी हज़ारों साल से. इसमें खाली रेशम नहीं आता था, इसमें आइडियाज़ आते थे, इसमें रिलीजन्स फैले, इसके ऊपर कॉन्करर्स गए और उसकी वजह से हर चीज़ में तरक्की हुई. और वही तरक्की की वजह है कि हमारे पास ऐसे बड़े साइंटिस्ट डेवलप हुए इस इलाके में जिसका हम सोच नहीं सकते. जैसे कि अल बैरूनी, इब्न सीना, मेडिसिन में कौन उनका नाम नहीं जानता. अल ख्वारिज़मी, अलजबरा जिन्होंने लिखी यानी सारी मैथमेटिक्स की जड़ बनाई. जो दूसरे दुनिया के एस्ट्रोनॉट थे वो यहाँ पे के हैं. तो मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखने की है. तो जो हम यहाँ पे सफ़र करने की कोशिश सफ़र कर रहे हैं रादर, वो यही है कि किस तरह से उनके कदमों पे चलें. वाह. और आपके पीछे जो मस्जिद है गालिबन कोई ख़ास नाम है इसका, क्योंकि वहाँ पे जहाँ जाएं आपको इस तरह के स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं. और ख़ास तौर पे जो ग्लेज्ड ब्लू जो इनका यस वो जो सेरामिक वर्क है वो बड़ा खूबसूरत है. बहुत ही वाकई इतनी खूबसूरत जगह है. और ये जो हमारे पीछे आप सब देख सकते हैं, ये समरकंद का सबसे मशहूर और सबसे इम्पोर्टेंट जगह है. अमीर तैमूर, जो कि तैमूर डायनेस्टी थी, पूरी एम्पायर थी, ये उसके इन्हीं ने शुरू की थी. ये उनका मज़ार है. इसमें से जो हमको एक सबक मिला है, इन्हीं ने अपने मरने से पहले कहा था कि मुझको दफन करिएगा मेरे जो उस्ताद हैं उनके पाँवों पे. तो अंदर हम देख सकते हैं कि कब्र जो आधी दुनिया का तकरीबन वो मालिक था अमीर तैमूर, वो दफन है अपने उस्ताद के कदमों पे. मतलब बड़ा इम्पोज है कि आप अपने उस्तादों की इज्जत करें. तैमूर लंग. अच्छा क्या हम इससे अखज़ भी करना चाह रहे हैं? ये एक चीज़ बिल्कुल है कि टू गो एंड एक्सप्लोर एंड लर्न फ्रॉम इट. मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, बहुत सारे पाकिस्तानी जो कि इन जगहों पे जाना चाहते हैं और आप उन खुशनसीब हैं जो आपको वीज़ा में मिल गया स्तान कंट्रीज़ का. इज़ इट ईजी नाउ? मैं स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से भी पूछ रहा हूँ, टूरिस्ट पर्सपेक्टिव से भी पूछ रहा हूँ. आसानी से मिल रहा है या फिर कुछ मुश्किलात हैं?
मुश्किलात थोड़ी हैं, मगर आप सही टाइम पे अगर शुरू कर दें, सब डॉक्यूमेंट साथ देते रहें तो ये हो जाता है। प्रॉपर वो चीज़ें मांगते हैं कि भाई आपके पास पैसे कितने हैं, आप यहाँ पे पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं, तो आपको वीज़ा मिल जाता है। टाइम लगता है मगर कोई ऐसी मुश्किल नहीं है कि इम्पॉसिबल सी सिचुएशन हो। राइट। अच्छा अली साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि वो ये तो हमने समझ लिया कि ठीक है आपका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है तो आप कर लें। अब मेरे और फैसल जैसे जो एडवेंचरर्स और टूरिस्ट और ट्रैवलर्स हैं, ज़रा हमें गाइड तो करें। व्हाट इज़ योर फेवरेट डेस्टिनेशन इन ऑल ऑफ द स्तान्स एंड वेयर, अगर मैं कहूँ कि जी आई वांट टू विजिट, व्हाट इज़ द फर्स्ट कंट्री दैट यू आर गोइंग टू रेकमेंड मी? एंड नॉट अजरबैजान प्लीज, वो बड़ा आसान है। इसके अलावा दैट्स नॉट अ जान, इट्स अ जान, इट्स नॉट अ स्तान। जी, तो इसमें मतलब हर कंट्री का अपना अलग अलग चार्म है। अगर आपको शौक है पहाड़ों वगैरह को देखने का तो फिर आप किर्गिस्तान वगैरह जाइए, मगर अगर वैसे हिस्ट्री के साथ कनेक्टेड है तो मैं ये कहूँगा कि उज़्बेकिस्तान। और अगर आप ये सोचें खाली एक शहर देखना है तो समरकंद, और खैर बुखारा को तो आप किसी हाल में छोड़ नहीं सकते। ये ऐसी जगह हैं कि समरकंद बुखारा, बचपन से हम सोचते आए थे अपने वालिदैन से, समरकंद बुखारा का जिक्र, ये हम कभी उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी। अब जब हम कुछ बड़े हुए हैं और आखिरी जगह देख रहे हैं तो पता लग रहा है कि भाई इसमें तो सारी चीज़ें हमारी ही हैं। लोगों के नाम, हमारी ज़बान, आप यकीन नहीं कर सकते, मेरे ख्याल में उर्दू एवॉल्व भी यहाँ पे हुई। जी हाँ। एक यहाँ पे बहुत मशहूर इनके आलिम थे अली शेर नवोई। उन्हीं ने वो बेसिकली थे हिरत से, यानी अफगानिस्तान के ईरान के करीब की जगह के, और वहाँ उनको अरबी भी आती थी, फारसी भी आती थी, और यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज उज़्बेक है वो भी आती थी। उन्हीं ने मिक्सचर करके जो लफ्ज़ बनाए और सब कुछ किया, वो मैं देखता हूँ तकरीबन एक ही जगह। अब जिस तरह मोहल्ला, वो भी वही कहते हैं, दस्तरखान भी ये लोग कहते हैं, इतने इल्म, ये सारी चीज़ें हमें कह रहा हूँ कि भाई यार ये तो हमको पता ही नहीं था कभी। जी हाँ। अच्छा ख्वाजा साहब, मुझे ये बताइए कि यू नो बीइंग पाकिस्तानी टूरिस्ट, जब आप जाते हैं आपको बहुत थोड़े ममालिक हैं जहाँ पे आपको यू नो विद यू आर वेलकम विद ओपन आर्म्स। इसमें एक तुर्की है, एक बहुत ऐसा मुल्क है जहाँ पे हमारी, चाइना हो गया, आज़रबाईजान भी हो गया। हाँ यस यस, ये जो ममालिक हैं उज़्बेकिस्तान से लेके और ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान, यहाँ पे पाकिस्तानियों की परसेप्शन कैसी है? आप लोगों को लोग कैसे मिले? क्या एक पर्सपेक्टिव है पाकिस्तान का इन ममालिक में? अब मेरा जो यहाँ पे एक्सपीरियंस अभी तक हो रहा है, और हम लोग पिछले 10 दिन में और 4 मुल्कों के थ्रू गुजरे हैं, इंतहाई वेलकमिंग लोग हैं। आप उनसे बात करें, क्योंकि तकरीबन 95% मुसलमान होते हैं, उनको सलाम करें और इतनी खुशी से घर पे दावत देंगे, चीज़ें खिलाने की कोशिश करेंगे, वैसी सड़क पे, तो वेरी वेरी वेलकमिंग। जी, How wonderful is that? बहुत शुक्रिया ख्वाजा अली साहब, इट वॉज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो, और हमें बड़ा अच्छा लगा कि आप ट्रैवल कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका ये सफ़र और ऐसे बहुत सारे यू नो आपके ट्रैवलिंग जो इवेंट्स हैं आपके लिए अच्छे हो, आपकी टीम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हो। आप हमें दुआ देते रहिएगा, व्हेनेवर यू विजिट हमें याद करते रहिए। आप याद करते रहेंगे तो सूनर मेरे ख्याल में मैं और फैसल भी कहीं ना कहीं ज़रूर नया पड़ाव डालने उम्मीद पे दुनिया कायम है। अरे बिल्कुल बिल्कुल, कभी क्या हमें अभी मौका मिले हम अभी चले जाएं, कभी क्या बात है। बट यू नो थैंक यू सो मच ख्वाजा अली साहब, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। ऑल राइट, तो जनाब इसी के साथ आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो जाता है। जस्ट वन लाइन, ये ज़िंदगी बहुत छोटी है और दुनिया बहुत बड़ी है, तो जब भी मौका मिले कोशिश कीजिए, इस दुनिया को घूमिए और लर्निंग करने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी कल। अल्लाह सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।